हेलो बच्चों। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं और जैसे जैसे नीट 2022 नज़दीक आ रहा है तैयारी आप बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। तो बच्चों, मेरे इस चैनल पर आज मैं आपके लिए बहुत खास लेकर आया हूँ। मैंने आपके यूट्यूब शॉर्ट्स पर आपको पहले ही बता दिया था कि एनसीईआरटी में पेज बाय पेज किस किस तरह के प्रश्न नीट बना सकता है उसका वन शॉट वीडियो लेकर आऊंगा। और मैं आपको फिर बता दूं बच्चों, ऐसा आप YouTube पे घूम लीजिएगा, ऐसा एनसीईआरटी पेज बाय पेज किस किस तरह के सवाल बना सकते हैं इसके वीडियोस आपको नहीं मिलेंगे। और मेरी विश्वास आपको दिलाता हूं बच्चों, और ये गारंटी है मेरी कि इसके बाहर जो आज मैं बताने वाला हूं उसके बाहर उस चैप्टर से कोई सवाल जा ही नहीं सकता। तो आज का जो सीरीज है बच्चों एनसीईआरटी पेज बाय पेज नीट 2022 के लिए है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। और आज का टॉपिक, क्योंकि आपके कमेंट सेक्शंस में बहुत सारे था कि सर मानव कार्य की ह्यूमन फिजियोलॉजी का वेटेज ज्यादा होता है, तो उससे वन शॉट की शुरुआत कीजिए। तो मैं जो चैप्टर या जो पार्ट लेकर आया हूं बच्चों वो पाचन और अवशोषण, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन है, जिसमें नीट 2 से 3 सवाल बना सकता है। और वो सवाल कौन कौन से होंगे, क्या क्या होंगे, वो आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी फैला दीजिए। थैंक यू। तो देखो बच्चों, सबसे पहली चीज मैं पेज बाय पेज, क्योंकि मैंने आपसे कहा था एनसीईआरटी की पेज बाय पेज, अगर आप अपने साथ में एनसीईआरटी लेकर बैठे हैं या नोट कर रहे हैं तो ये सारे बिंदु बहुत जरूरी हैं। पहला पेज पर पाचन का जो चैप्टर है, पाचन और अवशोषण यानी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, उसके पहले पन्ने पर पाचन की परिभाषा है, डेफिनेशन है। तो पाचन की परिभाषा में स्टेटमेंट आ सकता है बच्चों, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है। तो परिभाषा हमको पता है कि जब हम जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अवशोषित रूप में परिवर्तित करते हैं, सबको मालूम है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है बच्चों कि ये जो ब्रेकडाउन होगा या अपघटन होगा, ये जल अपघटीय होगा, हाइड्रोलिटिक ब्रेकडाउन होगा। और ध्यान से अगर आपने पढ़ा हो तो एनसीईआरटी में एक और इंपॉर्टेंट लाइन है कि किस क्रिया के द्वारा पाचन में कौन कौन सी क्रिया प्रयुक्त होती है, कौन कौन सा मेथड प्रयुक्त होता है। तो यांत्रिक, मैकेनिकल और बायोकेमिकल। देखो बच्चों, अपने आप में ये बेहद बेहतरीन सीरीज में लेकर आ रहा हूं हर चैप्टर के लिए जो जो पॉइंट्स हैं। फिर बता रहा हूं बच्चों, इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो नीट इसके बाहर बना पाए। इसी में से आने वाला है, इसी तरह से नोट कर लीजिएगा। तो मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड्स यानी यांत्रिक और जैव रासायनिक मेथड काम करेंगे। तो पहले पेज में इतना ही है। फिर बच्चों आगे चलूं मैं नेक्स्ट पेज पर, मतलब पेज नंबर 2 पाचन और अवशोषण के। तो दूसरे पेज पर आपके पास एक तो आहार नाल का चित्र है, पूरा का पूरा आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम आपको दे रखा है। डायग्राम सिर्फ वही आते हैं नीट में जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। यदि कोई डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है तो वो आपके नीट के पेपर में नहीं पूछा जाएगा। तो एनसीईआरटी का डायग्राम है, उसमें लेबलिंग आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरे पेज पर क्या दे रखा है बच्चों, दांत, मानव के दांत दे रखे हैं। मानव के दांतों का प्रकार, तो हमको पता है मानव के दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं यानी विषम दंती होते हैं, जीवन में 2 बार आते हैं यानी द्विबार दंती यानी डायफायोडोंट होते हैं, और जबड़े की अस्थियों में धसे रहते हैं यानी जॉ बोन की सॉकेट्स में धसे रहते हैं, थेकोडोंट, गर्त दंती होते हैं। तो प्रकार आपसे पूछ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डेंटल फॉर्मूला 2 1 2 3 डेंटल सूत्र आपसे पूछ सकते हैं। बच्चे में 20 दांत होते हैं जो टूटकर वापस आते हैं यानी द्विबार दंती है, लेकिन आपको याद रखना है प्री मोलर्स और लास्ट मोलर्स जो होते हैं, प्री मोलर्स और आखिरी मोलर्स जीवन में एक ही बार आते हैं यानी एक बार दंती होते हैं, और लास्ट मोलर्स को, आखिरी मोलर्स को ही हम लोग विजडम टूथ या अकलदाढ़ कहते हैं। तो दांतों का प्रकार आपसे पूछ सकते हैं, दांतों का सूत्र आपको ध्यान में रखना है। फिर जीभ की बात करता है एनसीईआरटी। जीभ के बारे में 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि एक तो ये मुख गुहा के फर्श से जुड़ी होती है फ्रेन्यूलम के द्वारा, पीछे की ओर एक हड्डी से जुड़ी होती है जिसे हायोइड अस्थि कहते हैं, और इस पर कई सारे उभार होते हैं जिन्हें पैपिले कहते हैं। और सभी पैपिले पे नहीं, कुछ पैपिले पर स्वाद ग्रंथियां यानी टेस्ट बड्स भी पाई जाती हैं। तो ये दूसरे पेज पर याद रखिएगा बच्चों। इतना तेजी से रिवीजन अगर आप करना चाहते हो तो ये बेस्ट वीडियो है, जरूर शेयर कर देना बढ़िया लग रहा हो तो।
तो ये दूसरे पेज पे ये चीजें हैं बच्चों। फिर जब अगले पेज पर आते हैं, पेज नंबर 3, तो पेज नंबर 3 में सबसे पहले बात कर रखी है एपिग्लॉटिस, क्योंकि जब हम भोजन को निगलते हैं तो वो भोजन आपकी श्वास नली में ना जाए, ईसोफेगस में जाए, ग्रसिका में जाए, तो उसके लिए एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक उपास्थि है बच्चों, कार्टिलेज फ्लैप है, किस तरह का? इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक उपास्थि होती है, एक ढक्कन, और ये ग्लॉटिस ढक्कन को बंद कर देता है ताकि जब आप भोजन निगले तो भोजन श्वास नली में ना जा सके। फिर पेज नंबर 3 जो पाचन अवशोषण का तीसरा पेज है, उसमें बच्चों अमाशय की संरचना दे रखी है। अमाशय का शेप आपको दे रखा है जे शेप, अमाशय के भाग दे रखे हैं डायग्राम से। ईसोफेगस किस भाग में खुलती है? कार्डियक। कार्डियक के ऊपर कौन सा भाग है? फंडे। पीछे पश्च भाग कौन सा है? पाइलोरिक। तो आपको अमाशय के भाग और डायग्राम समेत ध्यान रखने हैं एनाटॉमी। उसके बाद छोटी और बड़ी आंत की बात कर रखी है बच्चों, और छोटी आंत का जो ड्यूडेनम क्षेत्र है उसमें शेप आपको ध्यान में रखना है, सी अथवा यू शेप होता है, या तो सी शेप होता है और यू। अब आप बोलोगे सर दोनों क्यों? एनसीईआरटी के एक पेज में उसको सी दे रखा है, एक पेज में यू दे रखा है, तो सी या यू शेप किसका होगा आपको याद रखना है? ड्यूडेनम का। फिर नेक्स्ट पेज है बच्चों, चौथा पेज जो है उसमें औतिकी की बात कर रखी है, आहार नाल की औतिकी यानी एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी। जब आप एलिमेंट्री कैनाल का अनुप्रस्थ सेक्शन देखते हो तो उसमें 4 तरह की परत दिखाई देती है। सबसे बाह्य परत होती है सेरोसा, उसके अंदर होती है पेशियों की परत मस्क्युलरिस, उसके अंदर होती है सब म्यूकोसा, और सबसे भीतरी परत होती है म्यूकोसा। तो ये चारों परत आपको ध्यान में रखनी है, सबसे बाहर से अंदर या अंदर से बाहर पूछ सकते हैं, सबके लक्षण याद रखने हैं। सबसे बाह्य परत संयोजी उत्तक से बनी है सेरोसा, मस्क्युलरिस में बाहर की तरफ अनुदैर्ध्य पेशियां होती हैं, भीतर की तरफ वृत्ताकार पेशियां होती हैं, और ये क्रमानुकुंचन यानी पेरिस्टाल्सिस में काम करती हैं। आमाशय के अंदर, स्टमक के अंदर अतिरिक्त ओब्लिक पेशियां होती हैं, इसलिए क्रमानुकुंचन या पेरिस्टाल्सिस सर्वाधिक स्टमक या आमाशय में होता है। सब म्यूकोसा के अंदर आपको ब्रूनस ग्रंथियां मिलेंगी। ब्रूनर ग्रंथियां ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में मिलती हैं। उसके अलावा रुधिर वाहिकाएं हो गई, लसिका वाहिकाएं हो गई, तंत्रिका रेशे हो गए, वो आपको कहां पे मिलते हैं? सब म्यूकोसा के क्षेत्र में मिलते हैं। और सबसे आंतरिक परत कौन सी हो गई हमारे पास? म्यूकोसा। सबसे आंतरिक परत क्या है? म्यूकोसा, जिसमें अवशोषी और स्त्रावी कोशिकाएं पाई जाती हैं, एब्जॉर्प्टिव और सिक्रीटिव सेल्स। विलाय की संरचना आपको ध्यान रखनी है फिर, क्योंकि म्यूकोसा क्षेत्र में, छोटी आंत के म्यूकोसा क्षेत्र में विलाय मिलेगा। विलाय की संरचना एनसीईआरटी में है, उसमें रुधिर वाहिकाएं मिलेंगी, और एक सबसे बड़ा लिम्फ वेसल, सबसे बड़ा लसिका वाहिका या सबसे बड़ा लिम्फ वेसल मिलता है, जिसको लैक्टियल्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखो रिवीजन तो मैं बहुत तेजी से करा रहा हूं, हर एक पॉइंट भी बता रहा हूं, तो एनसीईआरटी अगर साथ लेकर बैठे हुए हो तो बहुत मजा आ जाएगा और एक सवाल इसके बाहर नहीं जाएगा। फिर पाचन ग्रंथियां होती हैं बच्चों। पाचन ग्रंथियों में सबसे पहले किनकी बात कर रखी है? लार ग्रंथियों की। लार ग्रंथियां हमें पता है 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की लार ग्रंथियां कौन कौन सी हैं बच्चों? एक तो आपके कान के या गाल के पीछे की तरफ पैरोटिड ग्रंथि होती है, जीभ के नीचे अधोजीवा सबलिंगुअल ग्रंथि होती है, और निचले जबड़े की तरफ सब मैक्सिलरी ग्रंथियां। तो ये पाचन ग्रंथियां में सबसे पहले किसकी बात कर रखी है? लार ग्रंथियों की। कौन सा पेज था बच्चों? पेज नंबर 4 पर ये सारी चीजें हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है। फिर बच्चों 5वें पेज पर लार ग्रंथियों की बात करने के बाद फिर कौन सी किस ग्रंथि की बात हो रही है? लिवर की। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लिवर दे रखा है, उनकी संरचना, उसका भार दे रखा है, इसकी संरचनात्मक इकाइयां आपको पता होनी चाहिए, पालिकाएं, हिपैटिक लोब्यूल्स। सवाल आ सकता है लिवर की संरचनात्मक इकाई पर, तो संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? हिपैटिक लोब्यूल्स। और इनको आच्छादित करने वाला, इनको आवृत करने वाला एक संयोजी उत्तक कौन सा होता है? ग्लिसन्स कैप्स्यूल। इनको आच्छादित आवृत करने वाली संरचना ग्लिसन्स कैप्स्यूल है। फिर पित्ताशय है बच्चों। पित्ताशय का रोल है कि लिवर तो पित्तरस बनाता है, तो पित्तरस का निर्माण, बाइल जूस का निर्माण या संश्लेषण तो कौन करेगा? लिवर करेगा। लेकिन उसका संचय और स्त्रावन कहां से होगा? पित्ताशय से, गॉल ब्लैडर से। और गॉल ब्लैडर की डक्ट को क्या कहते हैं? सिस्टिक डक्ट कहते हैं।
फिर अग्नाशय के बारे में बता रखा है बच्चों, हमको पता भी है अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड ग्लैंड होता है। इसमें बहिस्त्रावी भाग ज्यादा प्रोमिनेंट है, 98 से 99% बहिस्त्रावी भाग होता है, 1 से 2% अंतःस्त्रावी भाग होता है। तो ये मिश्रित ग्रंथि है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कह सकते हैं। फिर अग्नाशय, फिर डायग्राम दे रखा है बच्चों एनसीईआरटी में जिसमें सारी नलिकाएं हैं। लिवर से निकलने वाली हिपैटिक डक्ट, पित्ताशय से निकलने वाली सिस्टिक डक्ट, दोनों मिलकर बनाती हैं कॉमन बाइल डक्ट। फिर अग्नाशय से निकलती है अग्नाशय डक्ट, दोनों मिलकर बनाती हैं हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट, जिससे अग्नाशय रस और पित्त रस किसमें प्रवेश करता है, छोटी आंत के ड्यूडेनम में। और जब ये नलिका ड्यूडेनम में खुलेगी तो एक अवरोधनी उसका नियमन करती है जिसे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं। तो ये डायग्राम भी एनसीईआरटी में है, इस पर भी प्रश्न बन सकता है, लेबलिंग जरूर याद रखो। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास ग्रंथियों के बारे में बात कर रखा था एनसीईआरटी ने। फिर नेक्स्ट पेज एनसीईआरटी से कार्यकी पे आ जाता है, और कार्यकी से कई तरह के सवाल एनसीईआरटी से बन सकते हैं। तो कार्यकी में सबसे पहले पता रखा है बच्चों की पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ कहां होगी, मुख गुहा में। मुख गुहा के बाहर की तरफ कौन सी ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियां हैं। 3 तरह की लार ग्रंथियां हैं, पैरोटिड ग्रंथियां हैं, सबलिंगुअल ग्रंथियां हैं, सब मैक्सिलरी ग्रंथियां हैं। तीनों ग्रंथियों का स्त्रावन क्या कहलाता है, लार कहलाता है। अब लार में क्या क्या चीजें हैं आपको पता है, लार में 90 से 92% तो जल होता है। फिर आपको ध्यान में रखना है लार में एंजाइम्स, 2 एंजाइम्स याद रखनी है बच्चों, एक पाचन एंजाइम है और एक जीवाणु को नष्ट करने वाली एंजाइम है। पाचन एंजाइम को हम कहते हैं टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज, जो किस पीएच पर काम करती है, 6.8। कौन से पाचन रस में कौन सी एंजाइम्स होती हैं, किस पीएच पर काम करती हैं, किसका पाचन करती हैं, यही सवाल बनता है। तो लार में पाचन एंजाइम टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज है जो 6.8 पीएच पर काम करती है, और किसका पाचन करती है, 30% स्टार्च का। तो 30% स्टार्च का पाचन टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज के द्वारा होगा 6.8 पीएच पर। फिर एक लाइजोजाइम भी होती है लार में बच्चों। लाइजोजाइम जो है वो जीवाणु की कोशिका भित्ति को नष्ट करती है, यानी एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है। फिर अमाशय में दे रखा है बच्चों, अमाशय में तो हमको मालूम चल गया मुख गुहा में पाचन किसका हो रहा है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स यानी स्टार्च का कितना प्रतिशत, 30%, किस पीएच पर, 6.8, और स्टार्च किसमें टूटता है, माल्टोज में। फिर भोजन में नेक्स्ट किसमें आता है बच्चों, आपके पास ईसोफेगस जो है, ग्रसिका, ग्रसिका में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, हमें पता है। फिर सीधा पाचन की प्रक्रिया आती है अमाशय में। अमाशय में हमको पता है कौन सी ग्रंथियां होती हैं, जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियों में 3 तरह की कोशिकाएं हैं। एक ग्रीवा कोशिकाएं होती हैं यानी म्यूकस या गॉबलेट सेल्स जो श्लेष्मा का स्त्रावन करते हैं। दूसरे होते हैं बच्चों चीफ या पेप्टिक सेल्स जो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन का स्त्रावन करते हैं। और हमारे पास होते हैं तीसरे पेराइटल या ऑक्सिंटिक सेल्स, पेराइटल या ऑक्सिंटिक सेल्स जो HCl और कैसल इंट्रिंसिक कारक का स्त्रावन करते हैं। तो जठर ग्रंथियों में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं। पीएच आपको याद रखना है, जठर रस 1.8 से 2 अम्लीय पीएच पर काम करता है। चीफ पेप्टिक सेल्स हो गए, पेराइटल ऑक्सिंटिक सेल्स कैसल इंट्रिंसिक कारक का निर्माण करते हैं बच्चों। वो एक प्रोटीन होता है जो विटामिन B12 का अवशोषण करता है। फिर HCl है, HCl माध्यम को अम्लीय बनाता है। अमाशय में अम्लीय माध्यम क्यों जरूरी है, निष्क्रिय पेप्सिनोजन, इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में करने के लिए। और इतना अम्लीय पीएच जो है वो प्रतिरक्षा भी प्रदान करता है। और मुख्य रूप से अमाशय में किसका पाचन देखा जाएगा भाई, प्रोटीन्स का। मुख्य रूप से प्रोटीन्स पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में टूटते हैं। पेप्सिन एंजाइम तोड़ती है 1.8 से 2 पीएच। तो मुख गुहा में तो कार्बोहाइड्रेट्स यानी स्टार्च का पाचन होता है। अमाशय में मुख्य रूप से प्रोटीन्स का, थोड़ा बहुत वसा का होता है क्योंकि गैस्ट्रिक लाइपेजेस भी होती है, और लाइपेसेस थोड़ा बहुत वसा का पाचन करती है। लेकिन याद रखना बच्चों, अमाशय में किसका पाचन नहीं होगा, यह भी सवाल बन सकता है। अमाशय में, स्टमक में किसका पाचन नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन के लिए अमाइलेसेस चाहिए, और कोई अमाइलेसेस अम्लीय पीएच पर काम नहीं करती है। तो ये सारे बिंदु आपके पास पेज नंबर 6 पर दे रखे हैं।
फिर बच्चों नेक्स्ट पेज पर आपके बाद बात कर रखी है, अब छोटी आंत में पाचन आएगा। छोटी आंत, एक और याद रखना, अमाशय में भोजन 4 से 5 घंटों तक रहता है, ये पॉइंट दे रखा है एनसीईआरटी में, और 4 से 5 घंटों में वो थरली मिक्स होता है जठर रस से, तो उसको काइन कहते हैं, तो वो पॉइंट भी ध्यान रखना है। फिर छोटी आंत में आएगा बच्चों, तो छोटी आंत में 3 तरह के पाचन रस काम करेंगे। पित्त रस जो कहां से आता है, लिवर से। अग्नाशय से पाचन रस आता है। अग्नाशय के पाचन रस को संपूर्ण पाचन रस कहते हैं, क्योंकि इसमें सभी प्रकार की पाचन एंजाइम्स हैं। प्रोटीन पाचन में काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेसेस होती हैं। वसा पाचन के लिए लाइपेजेस होती हैं। कार्बोहाइड्रेट पाचन के लिए अमाइलेसेस होती हैं, और न्यूक्लिक अम्ल के पाचन के लिए न्यूक्लियेसेस। तो सभी प्रकार की पाचन एंजाइम्स अग्नाशय रस में मिलेंगी, और ये क्षारीय पीएच पर काम करती है। वैसे तो किस पीएच पर काम करती हैं, क्षारीय पीएच, यानी 7.5 से 8.5 पीएच पर काम करती है, यह आपको ध्यान में रखना है। किस पर काम करेगी बच्चों, क्षारीय पीएच पर काम करेगी। तो अग्नाशय रस की एंजाइम्स काम करेंगी। पित्त रस माध्यम को अम्लीय क्षारीय बनाता रहता है, और ये लाइपेजेस का भी सक्रियन करता है। एनसीईआरटी में पॉइंट दे रखा है, किसको सक्रिय करता है, लाइपेजेस को सक्रिय करता है। और पाचन के अंतिम पद में आंतरस काम करता है, सक्कस एंटेरिकस। आंतरस कहां से निकलता है बच्चों, लाइबर कुन की दरारों से, और लाइबर कुन की दरारें विलाय के रसांकुरों के आधार पर पाई जाती हैं। फिर आपको एंड प्रोडक्ट इंटेस्टिनल जूस की एंजाइम्स आपको पता होनी चाहिए बच्चों। इंटेस्टिनल जूस की एंजाइम में अमीनो अम्ल को तोड़ने वाली डायपेप्टिडेसेस होती हैं, डायसैकेराइड्स को तोड़ने वाली डायसैकेराइडेसेस होती हैं, और न्यूक्लियोटाइडेस, न्यूक्लियोसाइडेस और लाइपेसेस। तो पाचन के अंतिम पद में कौन सा रस काम करता है, आंतरस या सक्कस एंटेरिकस काम करेगा। यह आपको ध्यान में रखना है। पाचन की पूरी प्रक्रिया चालू कहां से हुई बच्चों, मुख गुहा से स्टार्च का पाचन, फिर अमाशय में आए मुख्य रूप से प्रोटीन्स का पाचन, थोड़ा बहुत वसा का पाचन, और पाचन की प्रक्रिया पूरी होना, समाप्त होना, सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में। छोटी आंत में पित्त रस ने माध्यम को क्षारीय बना दिया, फिर अग्नाशय रस की सारी एंजाइम्स ने पाचन कर लिया, और अंतिम पद जो अमीन डायपेप्टाइड्स बच गए, डायसैकेराइड्स बच गए, मोनोग्लिसराइड्स बच गए, और न्यूक्लियोटाइड्स बच गए। उन अंतिम पाचन के पद में किसने काम कर दिया, आंतरस ने या सक्कस एंटेरिकस की एंजाइम्स ने। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट पेज पर क्या दे रखा है, अब जो पाचन तो हो गया, अब जिस भोजन का पाचन नहीं हो सकता, जो अपच भोजन होता है, वही तो बड़ी आंत में जाएगा। तो बड़ी आंत में केवल अपाचित भोजन जाता है। तो बड़ी आंत का क्षेत्र दे रखा है और उसका कार्य दे रखा है। 3 कार्य क्या होता है, तो श्लेष्मा का स्त्रावन होता है बड़ी आंत से। श्लेष्मा का स्त्रावन होगा तो विष्ठा या मल आराम से बाहर निकल जाएंगे, और थोड़ा बहुत अवशोषण होता है कोलोन क्षेत्र से। लवण का, जल का, खनिज का अवशोषण बड़ी आंत के क्षेत्र से होता है। एक कपाट भी दे रखा है बच्चों, आपको ध्यान होना चाहिए, ईलोसीकल कपाट होता है। वो कपाट ध्यान रखता है कि अपच भोजन बड़ी आंत से छोटी आंत में प्रवेश ना कर सके। फिर पाचन में नियमन या रेगुलेशन की बात कर रखी है बच्चों। न्यूरल और हार्मोनल के द्वारा नियमन होता है। न्यूरल में हमको पता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र काम करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का अनुकंपी और परानुकंपी। अनुकंपी तंत्र पाचन रस के स्त्रावन को कम कर देता है, परानुकंपी तंत्र बढ़ा देता है। और हार्मोन्स वाले चैप्टर में सारे हार्मोनल नियमन हैं। कौन कौन से हार्मोन जो पाचन से संबंधित होते हैं, गैस्ट्रिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, पैंक्रियोजाइमिन, सिक्रीटिन, एंटेरोगैस्ट्रोन, ये सब हार्मोन्स वाले चैप्टर में है, तो उसमें हम एनसीईआरटी के वन शॉट में बता दूंगा। तो हार्मोन्स के माध्यम से और तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ये नियमन भी देखा जाएगा। फिर अवशोषण दे रखा है बच्चों अगले पेज पर। अगले पेज पर बात कर रखी है कि पाचन की प्रक्रिया पूरी हो गई, अब रुधिर में अवशोषण होगा। तो अवशोषण में शर्करा का अवशोषण होगा, अमीनो अम्ल का होगा, वसा का होगा। शर्करा में हमको पता है 6 कार्बन, ग्लूकोज और गैलेक्टोज तो सक्रिय रूप से अवशोषित होती है। फ्रक्टोज का अवशोषण सुसाध्य विसरण रूप से होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और जितनी भी 5 कार्बन पेंटोज शर्करा होती है वो सब सरल विसरण दर्शाती है। ग्लूकोज गैलेक्टोज का सक्रिय अवशोषण होगा, फ्रक्टोज का सुसाध्य फैसिलिटेटेड होगा, और पेंटोज शर्करा का सरल विसरण होगा।
अमीनो अम्ल का सेम होगा जैसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज के माध्यम से होता है सक्रिय अवशोषण। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज भी सक्रिय रूप से अवशोषित होती है, अमीनो अम्ल भी सक्रिय रूप से अवशोषण दर्शाते हैं। वसा सबसे पहले छोटे टुकड़ों मिसेल्स में टूटता है बच्चों। मिसेल्स के बाद उस पर प्रोटीन का आवरण लगता है। प्रोटीन के आवरण से वो किस में परिवर्तित होता है, काइलोमाइक्रॉन्स, और साइज बड़ी होने के कारण वो सीधे रुधिर में अवशोषित ना होकर लसिका या लैक्टियल्स में अवशोषित होता है, और उसके बाद किस में चला जाता है, ब्लड में। तो वसा का अवशोषण किस रूप में हो रहा है, काइलोमाइक्रॉन्स के रूप में, और सीधे ब्लड में ना होकर किस में हो रहा है, लैक्टियल्स में। तो ये वसीय अम्ल का अवशोषण है। फिर ये भी दे रखा है एनसीईआरटी में, एक टेबल है, अलग अलग भागों से किसका अवशोषण होता है। मुख गुहा से जल का अवशोषण या कोई दवाइयों का अवशोषण हो जाता है। अमाशय में सरल शर्करा, जल, एल्कोहल, एल्कोहल का अवशोषण और विटामिन B12 का अवशोषण अमाशय से। और सर्वाधिक अवशोषण तो छोटी आंत के जेजिनम क्षेत्र से होता है, क्योंकि रसांकुर और सूक्ष्म रसांकुर उसमें भर भर के पाए जाते हैं, जो उनका क्षेत्रफल या सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। तो वो चार्ट दे रखा है, बड़ी आंत के कोलोन क्षेत्र से भी जल, खनिज और लवण का अवशोषण होगा। तो वो चार्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, फिर फाइनल पेज, लास्ट पेज में आपके पास पाचन की बात कर रखी है, और लास्ट पेज में डिसऑर्डर्स यानी रोग दे रखे हैं। पीलिया की बात हो रखी है, वमन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन। एनसीईआरटी की अच्छी तरह से लाइनें पढ़ लेना। जॉन्डिस में प्रभावित क्या होता है, लिवर, लिवर में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। नेत्र, नाखून और त्वचा पीली पड़ जाती है बिलीरुबिन के कारण। वॉमिटिंग एक अनैच्छिक प्रक्रिया है जिसमें अमाशय के पदार्थ मुख से बाहर निकल जाते हैं। वमन केंद्र अनैच्छिक प्रक्रिया है, तो वमन केंद्र कहां पर होता है, मेड्यूला। फिर आपको दस्ते, कॉन्स्टिपेशन है, दोनों में बाउल मूवमेंट, आहार नाल का जो मूवमेंट है वो गड़बड़ा जाता है। दस्तों में भोजन का अवशोषण कम हो जाता है। कब्ज के अंदर, कॉन्स्टिपेशन में मलाशय, रेक्टम में ही अपशिष्ट पदार्थ रह जाते हैं, निष्कासित नहीं हो पाते। और अपच या इनडाइजेशन के 5 कारण एनसीईआरटी में। अपच का कारण होता है जरूरत से ज्यादा खा लेना, ओवर ईटिंग से इनडाइजेशन हो जाता है बच्चों। मसालेदार भोजन खाने से अपच हो जाती है। एंजाइम का स्त्रावन पर्याप्त ना हो तो अपच होती है। तनाव में व्यक्ति होता है एंजाइटी, तो इनडाइजेशन होता है। और फूड पॉइजनिंग में भी इनडाइजेशन होता है। तो ये 5 कारण हैं इनडाइजेशन। ठीक है बच्चों, लगभग मैंने 15 से 20 मिनट में ये पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करवा दिया है। अंतिम समय है, आखिरी समय है, टाइम आपके पास कम है, लेकिन हर एक पेज से क्या क्या सवाल आप बना सकते हैं, क्या क्या बन सकता है, उस तरह से रिवीजन। इस तरह से आप अगर मेरे साथ बने रहेंगे बच्चों, तो 20 मिनट में हर चैप्टर को मैं आपको इसी तरह से रिवाइज करवा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, रिवीजन में आपको मदद कर रहा है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा। और कुछ सुझाव हैं तो वो भी दीजिएगा। बस मेहनत करना ना छोड़िएगा, और जितना हो सके प्यार बनाए रखिए, अपनापन बनाए रखिए, और इस चैनल को और अपने बच्चों, अपने दोस्तों के मध्य जरूर शेयर कीजिएगा। तो अगले लेक्चर में वन शॉट के साथ मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।